नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, आज है रीजनिंग की पार्ट संख्या 40। और इससे पहले कि यदि आपने 39 यानी कि 39 क्लासेस नहीं देखी हैं तो इन क्लासेस को भी जाकर के देखिएगा। पिछली क्लासेस में एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं। आज दोस्तों एक बार फिर से हम रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक लुप्त पद दे रखा है, इसमें बताना है हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कुत्ता, जानवर और पालतू जानवर इनमें से कौन सा वेन आरेख बनेगा। यह भी एक शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों शब्द श्रृंखला का एक शानदार सा क्वेश्चन है और इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है। और भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में निरंतर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये क्लास कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो याद रखेंगे ये रीजनिंग की क्लास लगभग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्स, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीयू, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस तथा दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी और आपके केंद्र लेवल के एग्जाम्स जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट जैसी जो भी आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में दोस्तों जिन भी एग्जाम्स में रीजनिंग पूछा जाता है वो सभी एग्जाम्स के लिए ये रीजनिंग की क्लास शानदार साबित होने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, पूरी क्लास को देखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि गुरुत्व जिस प्रकार कर्ष से संबंधित है तो चुंबकत्व किससे संबंधित हो जाएगा। शानदार सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, अगर बात कर लें गुरुत्व की तो दोस्तों जो गुरुत्व होता है, गुरुत्व का हम क्या करते हैं, किस प्रकार से संबंध कर्ष से बताते हैं, तो याद रखना है गुरुत्व क्या होता है। गुरुत्व, देखिए गुरुत्व क्या होता है, गुरुत्व जिस प्रकार से गुरुत्व का जो अर्थ होता है, गुरुत्व का जो अर्थ होता है ये आपका कर्ष होता है। ठीक है, जिस प्रकार गुरुत्व का अर्थ कर्ष से होता है उसी प्रकार चुंबकत्व क्या करता है, चुंबकत्व क्या होता है, चुंबक क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है दोस्तों, आप कहेंगे सर आकर्षण करता है। क्या करता है, आकर्षण करता है। इसलिए चुंबकत्व का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, आकर्षण हो जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम पद ज्ञात कीजिए। और दोस्तों आजकल के जो एग्जाम्स आपके निरंतर देखे जा रहे हैं, जो एग्जाम्स आपका टीसीएस करवाता है उसमें इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करके जाना है। आप इस क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम्स में छोड़ के नहीं आएंगे। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, CEGI। ठीक है, CEGI लिखा है, तो इसका क्या करेंगे, हम क्रमांक लिखेंगे। सी होता है दोस्तों 3 पर, ई होता है 5 पर और जी होता है आपका दोस्तों 7 पर, आई होता है हमारा 9 पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी को, तो यहाँ पर के होता है 11 पर, एम होता है दोस्तों 13 पर, उसके बाद अतिरिक्त ओ होता है 15 पर और क्यू होता है दोस्तों 17 पर। इसके अतिरिक्त ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए तो यहाँ पर जी दे रखा है जो कि 7 पर होता है और जे आपका दे रखा है जो कि 10 पर होता है। उसके अतिरिक्त एल आपका 12 पर होता है और एन होता है दोस्तों 14 पर। इसके अतिरिक्त अगर देखें ऑप्शन नंबर डी को, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है टी जो कि 20 पर होता है, वी होता है 22 पर और एक्स होता है 24 पर तथा जेड होता है 26 पर। अब देखिए यहाँ पर हमको विषम कौन सा दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर इसको जब देखते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इन सभी में क्या दे रखा है, दो दो का अंतर दे रखा है, सभी में 2 का अंतर चल रहा है, 11 2 13 2 15 2 17। और यहाँ पर देखते हैं तो 7 3 10, 7 3 10, 10 2 12 और 12 2 14। और यहाँ पर देखें तो 20 2 22, 22 2 24, 24 2 26। लेकिन हम जब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, यहाँ पर 7 से शुरुआत होकर के पहले में 3 का डिफरेंट है, उसके अतिरिक्त 2 और 2 का डिफरेंट है। इस कारण ऑप्शन नंबर सी हमारा विषम हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए जिस प्रकार ए को 2 लिखा गया है उसी प्रकार एम को 26 लिखा गया है और एक्स को 48 लिखा गया है। तो हमें बताना है कि जाट का कोड क्या होगा। देखिए, हम सभी जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो इनका हम क्या देखते हैं, अंक का नंबर देखते हैं, कौन सा अंक कितने नंबर पर होता है। तो हमें पता है दोस्तों ए कितने पर होता है, आप कहेंगे सर 1 पर होता है। एम को देखा जाए तो एम दोस्तों 13 पर होता है और एक्स हमारा होता है 24 पर।
लेकिन इनको लिखा क्या गया है? आप कहेंगे एक को यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर दिया है। क्या कर दिया है दोस्तों? याद रखेंगे यहाँ पर जो एक लिखा है, एक में मल्टीप्लाई 2 कर दिया है तो क्या हो गया? 2 हो गया। और 13 में मल्टीप्लाई 2 कर दिया है तो यहाँ पर 26 हो गया है। और आगे 24 में मल्टीप्लाई 2 कर दिया है दोस्तों, क्या हो गया है? आपका 48 हो गया है। तो अब हम जब इसको देखते हैं तो यहाँ पर क्या चल रहा है? जो भी नंबर है उसका दोगुना करके लिखा गया है। क्या है? जो नंबर है यानी कि जो इसका परमाणु क्रमांक यानी कि जो नंबर का क्रमांक है उसको दोगुना करके लिखा गया है। तो अब हम देख लेते हैं जाट के बारे में। क्या लिखा हुआ है? जाट लिखा हुआ है। कुछ इस तरह से जाट लिखा है। हमें पता है सर जे 10 पर होता है, लेकिन पहले वाले जो नंबर है इस तरह से जो अक्षर दे रखे थे इनका दोगुना करा गया है। तो जे आपका 10 पर होता है तो ये इसको क्या लिखेंगे? हम 20 लिखेंगे, क्योंकि दोगुना करके लिखना है। उसी प्रकार ए का कोड हमें पता है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्या 2 है, तो इसको 2 कर देंगे और इसको भी 2 कर देंगे। और टी पता है दोस्तों 20 पर होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसी प्रकार से दोस्तों टी को हम क्या कर देंगे? 40 कर देंगे, यानी कि 40 कर देंगे। अब दोनों इन सभी को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? इन सभी को जोड़ देंगे। जो भी हमारा नंबर आएगा वो इस जाट का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जोड़ा जाए तो 40 20 60 2 62 2 64, यानी कि 64 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? 64 आ रहा है। और कौन से ऑप्शन में दे रखा है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि शब्द अकेडमी, यहाँ पर एक अकेडमी शब्द दे रखा है। कह रहा है अकेडमी के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं, सॉरी अकेडमी के अक्षरों में कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो हमें क्या बताना है? अकेडमी के अक्षरों को हमें क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बताना है कि इनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे सर? अकेडमी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ACADEMY, जो कि यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो ये अकेडमी दे रखा है। अब हमें बताना है इनमें कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो पहले नंबर से उठाकर देखते हैं। सर पहले पे होता है ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी। तो हमें दोस्तों यहाँ पर एक पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे कौन सा पेयर? ए और सी का पेयर। कौन सा? ए और सी का पेयर। उसके अतिरिक्त आगे देखते हैं ए के बाद डी हो गया, ई, तो फिर यहाँ पर एक और पेयर मिल गया। इसके बाद ए के बाद एक ई का और पेयर मिल गया। यानी कि एक ए से देखा था तो बी सी डी, तो एक पेयर ए डी का मिला, दूसरा ए सी का, ए ई का मिला। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके अतिरिक्त देखा जाए एफ जी, तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसके बाद सी से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जब हम सी से शुरुआत करेंगे, किससे करेंगे? आप कहेंगे सर सी से शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पर सी से शुरुआत करते हैं तो सी के बाद क्या होता है? डी, ई, एफ, जी, एच, कोई पेयर नहीं मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए फिर सी के बाद क्या होता है? ई, नहीं मिल रहा है कोई पेयर। अब ए से चेक करते हैं। ए के बाद क्या हो जाएगा? बी सी डी ई, कोई पेयर नहीं है। बी सी, तो फिर भी कोई पेयर नहीं है। अब डी से देखते हैं दोस्तों, तो डी ई एफ जी, कोई पेयर नहीं मिल रहा है। इधर देखते हैं तो डी ई, तो यहाँ पर दोस्तों एक और पेयर मिल गया। आप कहेंगे कौन सा पेयर मिल गया? यहाँ पर सर डी और ई का पेयर मिला है। कौन सा पेयर मिला है? आप कहेंगे सर डी और ई का। ठीक है, तो ये पेयर मिल चुका है। इसके अतिरिक्त ई से चेक करते हैं। तो ई से जब चेक करेंगे दोस्तों, आप कहेंगे ई के बाद क्या होता है? एफ होता है, जी होता है, एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा है। ई एफ जी एच आई, कोई भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, एम से चेक करते हैं तो आप कहेंगे सर एम के बाद क्या होता है? एन होता है। एम एन ओ पी क्यू आर, कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है, क्योंकि एम से बड़े एक ही नंबर है जिसका वाई है। और वाई को चेक करने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वाई से बड़ा कोई नंबर नहीं दे रखा है। तो इस प्रकार से हमें कितने पेयर मिले? आप कहेंगे सर एक पेयर मिला था हमें ए डी का, उसके बाद दूसरा पेयर मिला था सर ए ई का। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पेयर मिला था डी ई का। तो इस प्रकार से आप कहेंगे सर हमें 3 पेयर मिले। कितने पेयर मिले? 3 पेयर। और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि यहाँ पर दोस्तों कितने पेयर हैं? आप कहेंगे 3 पेयर हैं। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखा है कि ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रखा है? यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं और इनमें हमें क्या करना है? लुप्त पद ज्ञात करना है, यानी कि ये श्रृंखला को पूरा करना है। और दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, हमने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले इनके नंबर काउंट कर लेने हैं। कुल कितने यहाँ पर अक्षर दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि टोटल हमें कितने नंबर मिले? आप कहेंगे सर 16 नंबर मिले। और 16 नंबर का पेयर बनाने में आसानी हो जाती है, सीधा 4 गुणा 4 का पेयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं दोस्तों? हम 4 गुणा 4 का। अब देखिए यहाँ पर 4 गुणा 4 का पेयर बनाएंगे तो 4 4 नंबर को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये पहला पेयर दोस्तों ये बनेगा, दूसरा पेयर यहाँ से बनेगा और तीसरा पेयर यहाँ से बनेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नंबर को फिल करें तो कौन कौन से नंबर हम फिल कर सकते हैं? तो पहले स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आगे वाले में देखा जाए तो पहले स्थान पर एम है और यहाँ पर भी एम है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों? हम एम रख देंगे। लास्ट में देखा जाए यहाँ पर एन है और यहाँ पर भी एन है, तो यहाँ पर सेकंड में क्या रख देंगे? एन रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एम ओ पी एन। पहले नंबर पर क्या बना? एम ओ पी एन का पेयर बना, तो यहाँ पर भी एम ओ पी एन हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा एम ओ पी एन और यहाँ पर भी हो जाएगा एम ओ पी एन। तो
तो यानी कि यहाँ पर जो नंबर दे रखे थे क्वेश्चन नंबर 5 में, सारे के सारे का जो पेयर बन रहा है, यानी कि 4 गुणा 4 का जो पेयर बनाया, तो 4 4 के पेयर बन रहे हैं MOPN के। तो अब हम देखेंगे दोस्तों इनमें हमने कौन कौन से नंबर फिल किए हैं। आप कहेंगे सबसे पहले हमने फिल किया है M, ठीक है, फिल किया है M, उसके बाद किया है दोस्तों N, उसके बाद क्या किया है P किया है, उसके बाद फिर दोस्तों M किया है, उसके बाद फिर से O किया है और लास्ट में N पे N फिल किया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर M से शुरुआत और N से अंत होना चाहिए, तो M से शुरुआत N से अंत ऑप्शन नंबर बी में नहीं, ये गलत हो गया। उसके बाद M के बाद क्या होना चाहिए, N होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। तो MNP से करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाता है, और लास्ट में N के पहले O होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, O होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, MOPN यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं लग रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, मुझे लगता है इसका कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, पेयर चल रहा था MOPN का पेयर चल रहा था, तो यहाँ पर भी MOPN है, इसमें भी MOPN है, इसमें भी MOPN है, और यहाँ पर भी MOPN है। लेकिन हमारा ऑप्शन में क्या है, हमने फिल क्या किया है, आप कहेंगे पहले M फिल किया, फिर N फिल किया, M फिर N फिर P फिर M फिर O फिर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो इस तरह का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए क्या यही सही उत्तर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 8वां अक्षर होगा। देखिए अब हमें पता है दोस्तों, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है 2 अर्धांशों में विभाजित होती है, कितने में, 2 में। और पहला अर्धांश कुछ इस तरह से होता है, ए से लेकर के एम तक, जबकि दूसरा अर्धांश होता है दोस्तों एन से लेकर के जेड तक। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। प्रथम अर्धांश को क्या करेंगे, विपरीत क्रम में, यानी कि एम से लेकर के यहाँ तक क्या करना है, ए तक लिखना है दोस्तों, इस तरह से। और उसके बाद दूसरे अर्धांश से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कह रखा है। तो ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला हो गई क्वेश्चन के अनुसार। अब कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं से 14वां, यानी कि लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 14वां होना चाहिए, लेफ्ट से 14वां होना चाहिए, और लेफ्ट ही 8वां निकालना है। लेफ्ट से 14 का लेफ्ट 8वां, तो लेफ्ट से 14 का लेफ्ट 8वां क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें क्या मिला है, लेफ्ट लेफ्ट मिला है। तो जब लेफ्ट लेफ्ट मिलता है, हमने बताया दोस्तों माइनस कर देना है। लेफ्ट राइट मिले तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और राइट लेफ्ट मिले तो भी प्लस कर देना है। इसके अतिरिक्त राइट राइट मिल जाए, क्या मिल जाए, राइट राइट, तो इनको क्या कर देना, माइनस कर देना। यानी कि जब भी सेम सेम मिल जाए तो माइनस है, और अगर अपोजिट मिलते हैं तो क्या कर देना दोस्तों, प्लस कर देना है। तो इस तरह क्या मिले, हमें सेम मिले हैं, तो पहले नंबर को उठाएंगे यानी कि लेफ्ट, और क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट से हमारा निकलेगा 14 में से 8 जाएगा, 6 निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, आप कहेंगे 6 निकलेगा। तो हमें क्या बताना है, लेफ्ट से 6 बताना है, ठीक है, लेफ्ट से 6 बताना है। और लेफ्ट कौन सा होता है, हमने आपको कई बार क्वेश्चन में बताया कि स्क्रीन की इस तरफ होता है दोस्तों दायां, यानी राइट होता है, और इस तरफ होता है बायां, क्या होता है, बायां। इसको याद रखेंगे, कुछ इस तरह से होता है, इस तरफ दाएं, इस तरफ बाएं। अब हमें बताना है इस दिशा से, कौन सी दिशा से, ये वाली दिशा से बताना है 6वां नंबर। इस वाली दिशा से 6वां कौन हो जाएगा, आप कहेंगे सर पहले एम आएगा, क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, आप कहेंगे पहले एम आएगा, उसके पहले क्या आएगा, एल आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, फिर के आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जे आएगा, उसके बाद आई आएगा, फिर क्या आएगा, आप कहेंगे एच आएगा, ठीक है। और उसके बाद डैश 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 करके ए आ जाएगा। और हमें 6वां अक्षर बताना है, 6वां अक्षर बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। 6वां हो जाएगा दोस्तों एच, क्या हो जाएगा, एच। और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है एच, ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्या दोस्तों हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ये उल्टा लिखा है, यानी कि विपरीत क्रम में पहला अर्धांश लिखा है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि जब प्रथम अर्धांश में से घटाते हैं तो हमें क्या कर देना, 14 से घटा देना। यानी कि राइट से यदि हम 14 से लेफ्ट से 6 घटा दें, तो पहला राइट से क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 8 आ जाएगा, राइट से 8 आ जाएगा। तो राइट से इस दिशा से चलेंगे, इस दिशा से ए से चलेंगे, तो ए से 8वां कौन होता है, हमें पता है कि ए पहले पर और 8वें पर एच होता है। इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, एच ही आएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक शानदार सी श्रृंखला दे रखी है, लेकिन ऑप्शन पिछले क्वेश्चन के रिपीट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर एक शानदार सी श्रृंखला दे रखी है, और श्रृंखला में चल क्या रहा है, श्रृंखला में क्या चल रहा है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, अंतर देख लेते हैं। अंतर जब देखने जाएंगे तो 3 से क्या हुआ है, 7 हुआ है, तो 4 हो गया। आगे क्या हुआ है दोस्तों, अंतर देखेंगे तो आगे क्या कहेंगे आप, 16 7 23, यानी कि 16 हुआ है। और उसके बाद देखेंगे तो बहुत बड़ा नंबर जा रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक लॉजिक चल रहा है। लॉजिक क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर माफी चाहेंगे आपके ऑप्शन गलत हैं। इसका जो सही उत्तर बनेगा, जो लॉजिक बनेगा, उसको आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले नंबर का दूसरा लाना है, तो क्या कर देना, मल्टीप्लाई
2 और प्लस में 1 कर देना है। क्या कर देना? मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1 कर देना है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1, और उसके बाद अगला नंबर लाना है 7 से, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 कर देंगे और मल्टीप्लाई 3 करके प्लस 2 कर देंगे। उसके बाद अगला नंबर लाना है तो दोस्तों क्या करेंगे? अब की बार मल्टीप्लाई 4 और प्लस में क्या कर देंगे? इसको याद रखेंगे 3 कर देंगे। ठीक है, तो 23 चौके 92 होता है और 92 में 3 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। और अगला जब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा तो याद रखेंगे अभी तक गुणा होता था 2 का, 3 का, 4 का, अब होगा दोस्तों गुणा 5 का, और प्लस में क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? 95 में 5 का गुणा करना है। 95 में 5 का गुणा करते हैं तो 5 पंजे 25 और 5 नमा 45, 2 47, यानी कि 475 आएगा। और उसके बाद 4 जोड़ना भी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 479 सही उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 479 सही उत्तर आ जाएगा, जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर पिछले क्वेश्चन के रिपीट हो चुके हैं सारे के सारे। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो दोस्तों 479 बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसमें क्या करना है? या तो दोस्तों हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें, और या फिर दोस्तों क्या करें? हमें इनमें इस तरह से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा क्या आ जाए? बीच का नंबर आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं? 3 गुणा में 5 दे रखा है, 3 गुणा में 5 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और 6 गुणा में 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे 18 हो जाएगा। तो इनको जोड़ देंगे आपस में तो क्या 33 आ जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से यहाँ इसका गुणा कर देते हैं, यानी कि 4 गुणा 7 तो कितना हो जाएगा? 7 चौके के 28, और नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 चौके के 20, तो आपस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, यही लॉजिक चल रहा है। तो ऊपर वाले का ऊपर से गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा में 5 यानी कि 15 हो जाएगा, और उसके बाद नीचे करेंगे तो 5 चौके 20। ठीक है, 5 गुणा में 4 तो कितना हो जाएगा सर? आप कहेंगे 20 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 15 कितना होता है सर? 35 होता है। क्या होता है? 35 होता है। तो इस प्रकार से क्या आएगा? हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 35। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 35 दे भी रखा है, तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, शानदार सा लॉजिक था। ऊपर ऊपर का गुणा करना, नीचे नीचे का गुणा करना, और दोनों को जोड़ देना है। सेम लास्ट वाले में किया तो 5 दिया 15 और 5 को 20, तो दोनों को जोड़ा आपस में 35। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी एक श्रृंखला का शानदार सा क्वेश्चन है। ये नंबर में विषम पूछता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे, तो याद रखेंगे। अब इसकी बात की जाए तो किस तरह से ये विषम है, क्या लिखा हुआ है इनमें, तो इनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तो 16 25 लिखा है, उसके बाद 64 81 लिखा है, उसके बाद ये क्या लिखा है? 36 49, और आगे क्या लिखा है? तो आप कहेंगे 100 110 लिखा है। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर और आगे 5 का स्क्वायर। यहाँ पर देंगे तो देखेंगे दोस्तों तो 8 का स्क्वायर और आगे 9 का स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और पीछे सी नंबर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 7 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब हम ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में पहले तो 10 का स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? आप कहेंगे 10 का स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। देखिए ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यदि आपके मन में चल रहा है तो 11 का जो स्क्वायर होता है, 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? आप कहेंगे सर 121 होता है। क्या होता है? 121 होता है। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी विषम है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी विषम है। इसका जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्योंकि सभी में स्क्वायर फॉर्म चल रहा था। पहला स्क्वायर उसके अगले वाले नंबर का स्क्वायर, लेकिन जब ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं पहले का स्क्वायर तो 10 है, लेकिन अगला 110 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है और कह रहा है कि यदि पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ गुणा है और आर का अर्थ डिवाइड है यानी कि भाग है, तो और एस का अर्थ क्या है? माइनस है। तो बताइए कि दिए गए समीकरण का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर हमें एक शानदार सा समीकरण दे रखा है, इसका हमें उत्तर बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? हमको समीकरण लिखना है 44, और उसके बाद क्या लिखना है? 9 लिखना है। उसके बाद आगे क्या है दोस्तों? 12 है, और आगे क्या है? 6 है, और फिर 4 है, और आगे दोस्तों 16 है। अब हम इनको क्वेश्चन के अनुसार इनके क्या कर देंगे? नंबर चेंज कर देंगे, यानी कि सिंबल चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले क्यू लिखा है, क्यू का अर्थ क्या दिया गया है? मल्टीप्लाई दिया है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आगे दोस्तों आर का अर्थ दिया है डिवाइड। क्या दिया है? आर का अर्थ डिवाइड। और आगे क्या कह रहा है? यहाँ पर आर का अर्थ डिवाइड हो गया, और उसके बाद क्या है? एस। एस का अर्थ क्या है दोस्तों? आप कहेंगे माइनस दे रखा है। यहाँ पर देखिए एस का अर्थ क्या है? माइनस है। ठीक है, उसके अतिरिक्त देखेंगे तो फिर यहाँ पर क्या है? आगे चल करके फिर से क्यू दे रखा है, और क्यू का हमें अर्थ पता है कि ये क्या है? मल्टीप्लाई है। और आगे फिर से देखेंगे तो पी है। पी का अर्थ क्या है दोस्तों? आप कहेंगे जोड़ है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 44। ठीक है, 44, उसके बाद मल्टीप्लाई 9। ठीक है, और डिवाइड में क्या करना है? हमको 12 करना है। आगे माइनस में 6 है, और फिर गुणा में 4 है, और प्लस में क्या है दोस्तों? 16 है। इसको देखिएगा। अभी जब इसको काटते हैं तो 3 त्रिका का 9, 3 चौके 12, और 4 से काटेंगे 11 बार। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब क्या हो जाएगा? हम कहेंगे सर 11 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में 6 मल्टीप्लाई में 4 और प्लस में 16।
ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए 11 त्रिका के कितना होता है, आप कहेंगे सर 33 होता है। यहाँ पर एक साइड में इसको लिख लेते हैं, ठीक है, एक साइड में इसको लिख लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। 11 त्रिका का कितना होता है सर, आप कहेंगे 33 होता है। उसके बाद 6 चौके 24 जो कि माइनस होगा, ठीक है, माइनस का 24 और आगे क्या दे रखा है, प्लस का 16, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले दो को घटा लेते हैं, पहले दो को घटा लेते हैं। हालांकि बोर्ड मास में पहले जोड़ा जाता है, लेकिन हम पहले दो को घटा लेंगे तो 24 जाएगा 33 में से, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 9 में जैसे ही हम ऐड करेंगे 16, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 16 9 कितना होता है, 25 होता है। और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ए सही उत्तर है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार से रिवर्स करके जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए खुले पासे का प्रयोग करते हुए कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक ओपन डाइस का शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है और बताना है हमें कि इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। ये कह रहा है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में, ये 4 हमको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है जो भी ओपन डाइस होता है, ओपन डाइस में क्या होता है दोस्तों, हमारा हमेशा पहला और तीसरा पद क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। यहाँ पर पहला तीसरा अपोजिट है और यहाँ पर भी पहला तीसरा अपोजिट है। अब देखिए अपोजिट में हमको दे क्या रखा है, आप कहेंगे सर सबसे पहले है सर्किल। क्या है दोस्तों, सर्किल है। और सर्किल के अपोजिट में ये क्या आ रहा है, आप कहेंगे त्रिकोण यानी कि ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं, एक ऊपर क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। और स्क्वायर के अपोजिट में क्या है, आप कहेंगे नीचे काला सा दिल है, यानी कि ये एक पत्ता का निशान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हमें नहीं पता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये एक दिल टाइप का दे रखा है जो कि ब्लैक है, ठीक है। ये बना नहीं पा रहे, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा ब्लैक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो दिल है ये ब्लैक है। ये किसके अपोजिट है, स्क्वायर के अपोजिट। इसके अतिरिक्त ऊपर दे रखा है ईंट, ईंट दे रखा है, इसको याद रखेंगे। ये क्या है, ईंट जैसा शेप दे रखा है। और ईंट का अपोजिट क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर ईंट का अपोजिट दे रखा है ऊपर। यहाँ पर क्या है, ये काला काला सा एक फूल टाइप का लग रहा है, यानी कि ये क्या है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। ये हमारा किसके अपोजिट है, आप कहेंगे सर ईंट के अपोजिट है। अब देखिए हमें बताना है, देखिए जब भी हमें बताना है कि जब भी डाइस बनाएं, हम जब भी दोस्तों डाइस बनाएं तो हमें क्या करना है, कोई भी 2 नंबर अपोजिट नहीं आने चाहिए एक साथ। क्योंकि हमें पता है कि पासा में ना तो एक साथ 2 अपोजिट छिप सकते हैं और ना ही अपोजिट एक साथ 2 दिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ना तो 2 एक साथ दिखने चाहिए और ना ही 2 एक साथ छिपने चाहिए। यदि छिप जाते हैं तो वो पासा हम नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर सर्किल है और यहाँ पर क्या है आपका हमारा ईंट दे रखा है और नीचे क्या दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है। और जैसे ही हम देखते हैं सर्किल ट्राइंगल, क्या है सर्किल ट्राइंगल, जो कि यहाँ से क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला वाला दोस्तों गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक ये शेप दे रखा है फूल का और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है और यहाँ पर सर्किल है। तो फूल यहाँ पर है, स्क्वायर यहाँ पर है, सर्किल यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं सर ऑप्शन बी बना सकते हैं। लेकिन आगे वाले भी चेक करते हैं, ये बना सकते हैं। आगे वाले में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, सर्किल है और सर्किल के यहाँ पर क्या दे रखा है, आगे सर्किल के बाद दे रखा है स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे ये काला सा दिल आ गया। तो काला सा दिल स्क्वायर के अपोजिट है। तो इस तरह से ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और काला दिल एक साथ नहीं आना चाहिए। उसके बाद आगे दे रखा है ईंट और ईंट के बाद एक फूल दे रखा है। तो ईंट फूल यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 4 में आ गए साथ में। तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जब हम पासा बनाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी के अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, केवल और केवल इन ओपन डाइस का प्रयोग करके हम ऑप्शन बी को बना सकते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है और इसमें से बताना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हमने आपको एक लॉजिक बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक लॉजिक बताया था कि इस तरह की जब भी आकृति हो तो उसमें कितने होते हैं, कई बार बता चुके हैं। यदि पिछले विद्यार्थी हैं तो हमने बताया कि नंबर देना है और दोनों को जोड़ देना है। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और ऐसी आकृतियां इस त्रिभुज में हमें कई जगह दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी आकृति दिखाई दे रही हैं, तो आप कहेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहली आकृति हमें कुछ यही दिखाई दे रही है, ये वाली दिखाई दे रही है। उसके अतिरिक्त दूसरी आकृति हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और तीसरी आकृति जब हम नजर उल्टी करते हैं तो ये वाली दिखाई दे रही है। कौन सी, ये वाली। इसको याद रखेंगे। तो इन तीनों आकृतियों में हमें कितने कितने मिलेंगे, आप कहेंगे सर ये मिलेंगे 3, उसके बाद ये मिलेंगे 3 और उसके बाद ये मिलेंगे 3, यानी कि 3 3 मिल चुके हैं। तो 3 त्रिका कितने हो गए, आप कहेंगे सर 9 हो गए, ठीक है। इसके बाद प्लस करते हैं। और इसके बाद अभी हमने कौन कौन से पासे नहीं गिने, इसमें आपको नजर यहीं पर रखनी है। अगर नजर हटाई तो दुर्घटना घट जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नजर देखिएगा यहीं पर रखिए। देखिए एक हम पास ये वाला ट्राइंगल गिन रहे हैं, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसको याद रखेंगे। ये वाला ट्राइंगल जब गिनते हैं तो ये कितने ट्राइंगल हैं, आप कहेंगे सर एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है। उसके बाद जस्ट अपोजिट इसका ट्राइंगल गिनते हैं तो ये कौन सा ट्राइंगल है, आप कहेंगे सर ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। कितना है, ये भी एक है। तो इस प्रकार से अब हम क्या कर देंगे, 2 प्लस में कर देंगे। अब देखिए हमें कुछ और ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। कौन से, सबसे ऊपर वाला ये तो हमने गिना ही नहीं, जो पीक पर बैठा हुआ है, ठीक है।
यानी कि ऊपर बैठा हुआ है, इसको अभी हमने नहीं गिना है तो ये भी एक हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, ये भी एक हो गया। ये भी जब एक हो गया तो अभी अभी देखिए, अभी हम इसको मिटाएंगे नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये एक हो गया तो एक और प्लस कर देते हैं। इसके बाद अब देखिए हम इन सभी को जोड़ रहे हैं, इनको इस साइड के 3 जोड़ रहे हैं, तो इस तरह से हमें एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन वाला, ये अभी तक दोस्तों हमने काउंट नहीं किया है, कौन सा, ये वाला काउंट नहीं किया, तो आप कहेंगे सर एक और प्लस कर लीजिए, ठीक है। कितना, एक और प्लस कर लेना है। और जस्ट अपोजिट इस दिशा में देखते हैं तो ये भी अभी तक हमने दोनों को जोड़कर प्राप्त नहीं किया था, यानी गिना नहीं था, तो इसके बाद एक और दोस्तों प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, एक और प्लस हो गया। अभी तक आपको नजर यहीं पर रखनी है। और इसके बाद हम कहेंगे सर कितने हो चुके हैं, अब इनको काउंट कर लेते हैं, 9 2 11 12 13 14, 14 हो चुके हैं। लेकिन अभी तक एक हमने सबसे बड़ा वाला नहीं गिना है, कौन सा, अभी बताएंगे आपको कौन सा, ये वाला नहीं गिना, जिसके अंतर्गत सारी ये आकृतियां बनी हुई हैं, जितने भी ट्रायंगल अंदर बने हुए हैं वो बने किसके अंदर है, सबसे बड़े वाले के अंदर। तो सबसे बड़ा वाला भी एक हो गया, तो इसको भी +1 कर लेते हैं। अब इन सभी को जोड़ देते हैं। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 9 2 11 11 1 12 12 1 13 13 1 14 14 1 15 है। यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज मिले दोस्तों, हम कहेंगे 15 मिले हैं, ठीक है। कितने मिले दोस्तों, 15 मिले। इसके अतिरिक्त यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप में आपका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छाप करके आपका आंसर बता सकते हैं। हमें यहाँ पर इस आकृति में कुल मिलाकर के 15 दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हमने एक को भी नहीं मेटा है और एक एक करके आपको अलग अलग गिनवाई है, ठीक है। इस क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए, वीडियो में थोड़ा 20 से 30 सेकंड पीछे जाइए, उससे आप इसके बाद फिर से देखिए तो आपको सही में समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन का शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा तरुण रोहित के पिता हैं, रोहित काला का भाई है, काला अभिषेक की पत्नी है, अभिषेक रोहित से कैसे संबंधित है। शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर यहाँ पर रोहित नाम का, सॉरी कोई तरुण नाम का बंदा है, वो रोहित के पिता है, कोई तरुण है, मान लीजिए ये आपके क्या है, T4 तरुण है, और तरुण क्या है दोस्तों, रोहित के पिता हैं। यानी कि पिता किसके हो जाएंगे सर, आप कहेंगे रोहित के। और रोहित हमें नाम पता चल रहा है ये क्या है, एक पुरुष है, और पिता के लिए भी मैं प्लस लगाएंगे, ठीक है। पिता के लिए प्लस लगाएंगे, तरुण भी पिता हो जाएंगे और रोहित भी पिता हो जाएंगे। आगे कह रहा है दोस्तों रोहित काला का भाई है, तो कोई काला है, मान लीजिए यहाँ पर कोई काला है, ठीक है, ये रहा काला, और काला का भाई हो गया रोहित, ठीक है। भाई है तो इसके लिए प्लस लगा देंगे रोहित को, ठीक है, ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब देखिए काला का अभी तक जेंडर पता नहीं है, लेकिन आगे कह रहा है काला अभिषेक की पत्नी है। देखिए यहाँ पर काला अभिषेक की पत्नी है, तो काला को क्या बनाएंगे, पत्नी बनाएंगे। किसकी बनाएंगे, आप कहेंगे सर अभिषेक की पत्नी बनाएंगे। तो काला किसकी पत्नी हो जाएगी, ये रहा अभिषेक, ये पत्नी है तो माइनस हो जाएगी, और इसके बाद प्लस में हो जाएगा अभिषेक, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन के अनुसार, ये बन चुका है डायग्राम। अब कह रहा है अभिषेक रोहित से कैसे संबंधित है। क्या कह रहा है दोस्तों, अभिषेक रोहित से कैसे संबंधित है। तो इसमें हम देखेंगे जो से है किसके साथ लगा है, आप कहेंगे रोहित के साथ। तो रोहित क्या कहेगा, रोहित कहेगा ये मेरी बहन है और ये मेरे बहन के पति हैं। तो क्या हो गए, पहले बहन के पति क्या होते हैं सर, जीजा होते हैं, ठीक है। इस तरह से जीजा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। अभिषेक काला का पति है और रोहित का क्या हो जाएगा दोस्तों, जीजा हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कुत्ता जानवर और पालतू जानवर। कुत्ता जानवर और पालतू जानवर बताना है, इनमें से कौन सा वेन आरेख बनेगा। शानदार से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मिस मत करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अब हम देखते हैं कुत्ता के बारे में, उसके बाद जानवर के बारे में और पालतू जानवर के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, एक डायग्राम बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल को कुछ इस तरह से रखेंगे। जब ये सर्कल रखा और इस सर्कल को हम नाम देंगे किसका, आप कहेंगे सर जानवर का। किसका, जानवर का, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये रहा जानवर का सर्कल। और हमें पता है कुत्ता क्या होता है, आप कहेंगे सर कुत्ता भी एक जानवर होता है, ठीक है। कुत्ता भी हमारा एक जानवर होता है, तो कुत्ता को भी जानवर के अंतर्गत रख देंगे, ठीक है। ये रहा कुत्ता, और कुत्ता क्या हो जाएगा, जानवर के अंतर्गत हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको नाम दे देते हैं कुत्ता, ठीक है। ये एक प्रकार का जानवर है जो कि जानवर के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और सर्कल बनेगा जो कि पालतू जानवर का बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा दोस्तों, पालतू जानवर का। तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, इस तरह से इसको बनाएंगे। जब इस तरह से बनाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर पालतू जानवर, ठीक है। पालतू जानवर, ठीक है, पालतू जानवर, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कुछ इस तरह से हमारा क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। लेकिन अब बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये आ रहा है सर कि कुत्ता एक पालतू जानवर है और पालतू जानवर आपने आधे अलग कर दिए, तो कुत्ता इसके अंतर्गत क्यों नहीं हुआ। तो हम इसको समझाते हैं। देखिए ऐसे है कि जो जानवर होता है वो जानवर किसके अंतर्गत आएगा, सॉरी कुत्ता होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, आप कहेंगे जानवर के अंतर्गत। लेकिन कुत्ता, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो पालतू होते हैं, कुछ कुत्ते, बात गौर से समझिएगा। ये इतने इतने से जो कुत्ते हैं, ये इतने इतने से जो कुत्ते हैं, ये कैसे हैं, पालतू हैं। मान लीजिए हमने किसी ने पाल लिए। लेकिन जो अन्य कुत्ते हैं, अन्य कुत्ते हैं वो इसके अंतर्गत हैं, जानवर के अंतर्गत तो हैं, ठीक है, और पालतू जानवर के अंतर्गत हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, कुछ कुत्ते पालतू जानवर है। लेकिन आपने कुछ कुत्ते ऐसे भी तो देखे हैं जो चौराहे पर, गली मोहल्ले, लुक्कड़ में घूमते हुए मिलते हैं, उनको तो कोई नहीं पालता, वो पालतू जानवर के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। तो पालतू जानवर के अंतर्गत वो नहीं आएंगे, यानी कि ये कुत्ते कुछ अन्य जो आवारा घूम रहे हैं।
इसके अतिरिक्त आप कहिएगा पालतू जानवर तो होना चाहिए सर कुत्ते के अंतर्गत, लेकिन अब देखिएगा जो पालतू जानवर होता है केवल कुत्ता ही नहीं होता है, कुत्ते के अतिरिक्त और भी होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, ये सारे के सारे जानवर के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए पालतू जानवर का इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ये वाला जो डायग्राम कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहा है। वो कैसे दिखाई दे रहा है इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले कुछ ऐसा सबसे बड़ा जानवर का है और जानवर के अंतर्गत ही कुत्ते हैं, और इस तरह से कुछ अलग से दे रखे हैं पालतू जानवर। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बन रहा है। सेम एज इट इज डायग्राम ये है और ये है, और ऑप्शन नंबर ये हम कह सकते हैं इसको दूसरा नाम दे देंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार ये बन जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन और कार्यवाही से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये शानदार सा क्वेश्चन है। ये एक कथन दे रखा है और यहाँ पर कुछ कार्यवाहियाँ दे रखी हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मान लीजिए कुछ कथन है, यानी कि आप कोई बड़े पद पर बैठे हैं और आपके लिए कुछ कथन रखे जाते हैं और आपको उसमें कार्यवाही करनी है। आप क्या कार्यवाही करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कथन पढ़ेंगे। कथन में कह रहा है कि मद्य सेवन प्रलाप पार्टियां कॉलेज के वर्तमान युवाओं के लिए फैशन बन गई हैं और उन्हें पढ़ाई से विपरीत करती हैं। यानी कि देखिए मद्य सेवन का मतलब होता है दारू वगैरह जो होती है वो पीते हैं लोग, और प्रलाप पार्टियां यानी कि कॉलेज के जो भी युवा बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कॉलेज में पार्टियां करते हैं। बार बार किसी का बर्थडे है उसके बर्थडे में चले गए, उसके बाद वहाँ पर उन्होंने दारू पी, खूब बड़ा सा सेवन किया, पार्टी की वगैरह वगैरह, पब्स में गए, बार्स में गए। ठीक है, इस तरह से कह रहा है कि मद्य सेवन और प्रलाप पार्टियां कह रहा है कॉलेज के युवाओं के लिए फैशन बन गई हैं जो उन्हें पढ़ाई से विपरीत कर रही हैं। यानी कथन है कि पार्टियां और ये जो मद्य सेवन और दारू सेवन से बच्चों की, युवाओं की पढ़ाई क्या हो रही है, विपरीत, यानी कि बर्बाद हो रही है। अब आप एक बड़े पद पर बैठे हैं और आपको इसमें क्या करनी है, कार्रवाई करनी है। ठीक है, कार्रवाई करनी है, और कौन सी कार्रवाई करेंगे? आप कहेंगे कि सर हम बड़े पद पर हैं और हम राज्य सरकार मान लीजिए, अपने आप को राज्य सरकार मानिए, और आप कहेंगे सर राज्य सरकारों को विद्यार्थियों के लिए पब्स और बार्स में प्रवेश की अनुमति देने से संबंधित नियम बनाने चाहिए। देखिए सरकार का उद्देश्य क्या होता है? सरकार का उद्देश्य तो यही होता है कि हमारा युवा जो है, यूथ है, वो पढ़ लिख कर एक बढ़िया सी नौकरी पाले, बढ़िया से देश के विकास में योगदान दे। जब कॉलेज के बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, फैशन के तौर पर बर्बादी करेंगे, पार्टियां करेंगे, तो वो क्या पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे, यानी कि पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। पढ़ाई में व्यस्त नहीं रहेगी तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए आप सरकार के पद पर बैठे हैं और आपने कहा जितने भी पब्स और बार हैं उनमें क्या करने चाहिए, युवाओं के प्रवेश हेतु एक कड़े से कड़े नियम बना देने चाहिए। ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बना दीजिए। ठीक है, पहली कार्रवाई आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप बड़े पद पर बैठे हैं। उसके अतिरिक्त आपकी जिम्मेदारी ये भी है, दूसरी कार्रवाई फिर से पढ़ते हैं। दूसरी कार्रवाई में कह रहा है कि माता पिताओं और कॉलेज अधिकारियों के द्वारा विद्यार्थियों पर कड़ा अनुशासन लागू करना चाहिए। देखिए कहने का मतलब ये है, कुछ माता पिता अपने बच्चे को क्या करते हैं, ढील पोल में, मतलब लाड़ प्यार में बर्बाद कर देते हैं। तो आप एक अच्छे पद पर हैं, आप माता पिता को मान लीजिए संबोधित कर रहे हैं, तो उनमें से कह रहे हैं कि माता पिता जो भी है, माता पिता से कह रहे हैं और कॉलेज के अधिकारियों के द्वारा जितने भी विद्यार्थी हैं उन पर कड़ा अनुशासन लागू कर देना चाहिए, ताकि वो इस तरह की पार्टियां कॉलेज में जिस भी प्रकार के फैशन, बर्थडे पार्टी वगैरह करते हैं, इनकी पढ़ाई बर्बाद ना हो। तो माता पिता के लिए क्या कहेंगे आप, माता पिता क्या कर सकते हैं और कॉलेज के अधिकारी बच्चों के लिए कड़े से कड़े नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि दोनों कार्रवाइयाँ, कथन के अनुसार दोनों कार्रवाइयाँ सत्य हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आप इसको दोबारा से पढ़िए और कार्यवाही फिर कथन के अनुसार पढ़िए, तो आप कहेंगे कि दोनों की दोनों कार्यवाही कथन के अनुसार हम कर सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो दे रखा है कि दोनों कार्यवाही 1 और 2 दोनों सत्य हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम आपके लिए निरंतर लाने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, इसका जो आंसर बनेगा दोनों कार्यवाही 1 और 2 सत्य हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों पसंद आई है और अभी तक आपने हमें ध्यानपूर्वक सुना है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक हमें आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आप में से लगभग 78% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को देखते हैं, क्लास तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि क्लास देखते हैं, देखिए दोस्तों आपका पैसा नहीं लगता है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, और देखते रहिए लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।